हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार साहू और मैं बीकॉम बीएड का छात्र हूँ। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और आईटीपी स्टार जिसके यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ते हैं, मैं उनका दोस्त हूँ और उनके बोलने पे मैं आपको हिंदी पढ़ाने आया हूँ। मैं आपको हिंदी के व्याकरण में संधि, उपसर्ग और प्रत्यय जैसे व्याकरण को समझाऊंगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि से आप क्या समझते हैं? संधि एक ऐसा चीज होता है जो किसी एक शब्द का अर्थ बनाए, नया शब्द बनाए, जिसको जोड़े, जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम बोलेंगे संधि। तो संधि को हम समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, संधि का परिभाषा देखें। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, मेल मतलब होता है जोड़। व्याकरण में दो वर्णों, अक्षरों जिसके परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब कोई एक दो वर्णों का मेल जिसका एक अर्थ हो, उसको हम संधि कहेंगे। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, याद रखिएगा, हमेशा हमको जो हमारा वर्ण होता है, जो हमारा शब्द होता है, उसका जो अंतिम वर्ण है उसको हम पहला ध्यान देंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलाकर जो एक नया वर्ण बनाते हैं या उनमें जो परिवर्तन होती है उसको हम संधि कहते हैं। संधि का साथ, संधि का सीधा मतलब है एक जोड़, जो दो शब्दों को, दो वर्णों को जोड़कर एक नया चीज बनाए। तो संधि के प्रकार में हम देखते हैं, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हम देखेंगे, अब पहला हमारा टॉपिक है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वरों का पास, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है और उनसे परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुछ पांच भेद होते हैं। ये देखिए, स्वर संधि का पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को आप दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो पहला हमारा है दीर्घ संधि। हम पांचों को डिटेल के साथ अभी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है दीर्घ संधि, जिसे आप दीर्घ स्वर संधि भी कहेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि में जब दो समान स्वर हाश्व या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। जब भी आपको संधि को पहचानना होगा, आप उसका उच्चारण पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप उसका सही उच्चारण करेंगे तो आपका संधि पहचानने में बहुत मदद होगी। तो संधि के नियम देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि के। यदि अ स्लैश आ प्लस अ स्लैश आ बराबर हमारा होता है आ, इसको हम डिटेल के साथ अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा नियम होता है ई स्लैश ई प्लस ई स्लैश ई बराबर ई। तीसरा है उ स्लैश उ प्लस उ स्लैश उ बराबर उ। री शिकरी, री शिकरी प्लस री शिकरी बराबर री शिकरी। तो हम उदाहरण को समझते हैं इसी नियम को रिलेट करके। जैसे हमारा पहला शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी, आप अपने मुंह से इसका उच्चारण करें, विद्यार्थी। विद्या, इसको तोड़ेंगे हम, विद्या, विद्या। तो हमारा आ, बड़ा वाला आ आया, विद्या। उसका जो शुरू शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण को हम देखेंगे विद्या, आ। और सेकंड वाले वर्ण का पहला देखेंगे तो अर्थी। अ स्लैश अ प्लस अ हमारा होता है आ। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। दूसरा देखते हैं गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस। गिरी में हम ध्यान देंगे, गिरी ई छोटा ई की मात्रा है, ठीक है। और इश में बड़ा ई है, तो हमारा छोटा ई और बड़ा ई तो हमारा होता है ई।
तो गिरी प्लस इस गिरीश। तीसरा है भानु प्लस उदय। भानु, भानु, अपने मुंह में उच्चारण करो। भानु, उ छोटा उ आया। उदय का भी पहला वर्ण क्या है? उ, तो ये भी छोटा हुआ, तो छोटा प्लस छोटा उ बराबर उ। तो हमारा भानु प्लस उदय हो गया भानुदय। चौथा हमारा एग्जाम्पल देखिए, पितृ धन ऋण। पितृ ऋषिकरी आया, पितृ ऋषिकरी प्लस ऋषिकरी ऋण, तो पितृण। समझ में आया दोस्तों? तो हमारा दीर्घ स्वर संधि खत्म हुआ यहाँ पे। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको संधि बनाना होगा तो उनके नियम को आप अच्छे से समझिएगा, फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आपका इजी वे में बन जाएगा। हमारा दूसरा है गुण संधि, जिसको आप गुण स्वर संधि भी कह सकते हैं। तो गुण संधि में हम देखेंगे इसका परिभाषा, जब अ या आ के बाद ई स्लैश ई, उ स्लैश उ या री शिकरी आते हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। नियम देखिएगा, अ, आ प्लस ई, तो हमारा क्या होता है? ए। अ स्लैश आ, उ स्लैश उ, तो हमारा होता है ओ। अ स्लैश आ प्लस ऋषिकरी, तो हमारा होता है अर। तो हम उदाहरण देखते हैं, हम जैसे पहला एग्जांपल, सुर प्लस इंद्र। सुर, सुर, उच्चारण करो, सुर, अ आया तो अ, उसके बाद इंद्र का ई, तो हमारा अ प्लस ई मिलके होता है ए। तो सुर प्लस इंद्र हमारा हो जाएगा सुरेंद्र। जैसे दूसरा है सूर्य प्लस उदय। सूर्य में देखिए अ, सूर्य, लास्ट क्या आ रहा है? अंतिम वर्ण अ, तो सूर्य का अ और उदय का उ हमारा होता है ओ। तो उस हिसाब से सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। और तीसरा है देव प्लस ऋषि, हमारा होता है इसका नियम है, जब अ या आ के बाद ए या ओ आते हैं तो क्रमशः ए और अ हो जाता है। तो इसके नियम हम देखते हैं, अ और आ आया, ए और ए आया, तो हमारा होता है ए, ऐनक का ए। अ आ प्लस ओ तो हमारा होता है औ। इसका उदाहरण है एक प्लस एक। इसमें एक क में क्या आ रहा है? अ, और एक का पहला वर्ण क्या हुआ? ए, तो हमारा अ और ए क्या होता है? ए। तो एक प्लस एक एकैक, एकैक, एक और एक एकैक। और हमारा दूसरा है महा धन औषध, तो हमारा नियम क्या कहता है? आ प्लस अ हमारा होता है अ, तो महा प्लस औषध महौषध। समझ में आया? अब हमारा चौथा है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि का नियम हम जानते हैं। यड़ स्वर संधि में जब ई, उ या री शिकरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः य, व और र हो जाता है। तो इसके नियम आपको समझ में आ गया। जैसे ये देखिए, ई प्लस असमान स्वर या हुआ, उ प्लस असमान स्वर व हुआ, री शिकरी प्लस असमान स्वर र हुआ। तो उदाहरण हम देखते हैं,
हमारा उदाहरण है यदि प्लस अपि। यदि दी, दी में क्या आ रहा है? ई का उच्चारण आ रहा है और अपि का अ, तो ई प्लस अ हुआ हमारा य, तो यदि प्लस अपि हमारा हुआ यद्यपि। सु धन आगत, उ प्लस आ हमारा होता है व, तो सु प्लस आगत स्वागत। समझ में आया आपको? और हमारा है तीसरा पितृ धन आज्ञा। पितृ का लास्ट उच्चारण क्या आ रहा है? ऋषिकरी, तो ये देखिए, और आज्ञा का आ, तो हमारा क्या होता है दोनों मिलकर र, तो पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। समझ में आया? अब हमारा पांचवा है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जब ए ओ और अ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ए, आय, औ और आव हो जाता है। नियम इसके समझ गए आप? ए असमान स्वर ए हुआ, ए असमान स्वर आय हुआ, ओ असमान स्वर अ हुआ और अ असमान स्वर आ हुआ। तो इसके उदाहरण है ने प्लस ए, ने प्लस ए, नयन। नयन का हमको संधि विच्छेद अगर पूछेगा तो ये हमारा कौन से संधि के अंतर्गत आएगा? अयादी स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो नयन का ने प्लस ए प्लस अ बराबर ए, तो हमारा ने प्लस एन, ने प्लस अन हुआ हमारा नयन। दूसरा है गे प्लस अक। गे प्लस अक, नियम आपको ध्यान में रखेंगे तो आपका हर एक संधि क्लियर हो जाएगा। गे प्लस अक हमारा हुआ गायक। पो धन अन बराबर हुआ हमारा पवन। समझ में आया आपको? और हमारा चौथा हुआ प धन अक बराबर पावक। आप हमेशा नियम पे ध्यान रखिएगा। ए प्लस अ हमारा होता है आय, ओ प्लस अ हमारा होता है औ, और अ प्लस अ हमारा होता है आओ। समझ में आया आप सभी को? तो ये देखिए स्वर संधि के 5 नियम, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको और क्लियर होगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इसके नियम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिएगा, आपका संधि का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा बारी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि तो समझते हैं हम व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया? एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, एक शब्द मिलकर जो बनता है और उसका जो एक अर्थ होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक सीधा टॉपिक है, सीधा एक रास्ता है। इसमें आप सभी को देखना है जो आपको क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे सज्जन, दिग्गज, जगन्नाथ, उल्लास, संगम। तो इसमें आप सभी को क्या एक कॉमन सी चीज दिख रही है? इसमें कॉमन सी चीज ये है कि कोई एक वर्ण हमेशा आपको आधा टूटी हुई मिलेगी। मतलब जैसे सज्जन का हम संधि विच्छेद करेंगे, सज्जन सज्जन सज्जन, सत धन जन हमारा होता है सज्जन, तो इसमें जो ज है वो आधा टूटी हुई है। तो जैसे ही आपको अगर कोई भी शब्द आधा टूटी हुई मिले तो आप सीधा समझ जाइए कि वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ, जगत धननाथ हमारा होता है जगन्नाथ, दिख धन गज हमारा होता है दिग्गज। आप सभी इसमें देखिए, सब में वो है आधा टूटा हुआ वर्ण है। उत धन लाश, उल्लास, संग सम धन गम संगम। समझ में आया आप सभी को? तो व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे पहला आपको कॉमन सी चीज क्या देखना है? जो हमारा शब्द होगा वो आधा टूटी हुई होनी चाहिए। इसके नियम देखते हैं।
व्यंजन संधि के कई नियम हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार से हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। उसके बाद हमारा है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, आप सभी इसमें देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, सभी शब्द आधा टूटी हुई है का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए, सभी शब्द आधा टूटी हुई आपको नजर आ रही है। अच, आजादी, जगत, जगदीश, चुप, दिख, वाक, षष्ठ, अप, सत। समझ में आया? तो जब भी आपको आधा टूटी हुई शब्द दिखे तो आपका सीधा संबंध किससे होगा? व्यंजन संधि से। जैसे इसका रिलेट करेंगे, दिख प्लस गज, दिग्गज, उसके बाद आजादी, उसके बाद जगदीश, शुभ अंत। समझ में आया? और क या ग, ट क ड़, प का म, त क न में परिवर्तन। तो ये देखिए, ये हुआ हमारा, उसके बाद षष्टमुख हुआ, अपमा हुआ, उसके बाद सत धन मार्ग सन्मार्ग हो गया। समझ में आया? तो आपको नियम को ध्यान रखे हुए चलना है। अब हम देखेंगे त संबंधी नियम। त संबंधी नियम हमको क्या बताता है? त के बाद यदि च या छ हो तो हमारा च हो जाता है। उदाहरण, उत्धन चारण, उच्चारण। उच्चारण का संधि व्यत्यय होगा उत्धन चारण। ये हमारा त संबंधी नियम जो कि व्यंजन संधि में अंतर्गत आता है, उसको हम देखेंगे। त के बाद यदि ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। इसमें आएगा सत, धन, जन, आधा टूटी हुई शब्द दिखा आपको। त के बाद यदि ट या ठ हो तो त का ठ हो जाता है। इसमें तत्, धन, टीका, तट्ठीका हुआ। समझ में आया? आधा टूटा हुआ इसमें भी वर्ण दिखा। त के बाद यदि ड़ का ढ हो तो त का ढ हो जाता है। उदाहरण, उत, धन, डयन, उड्डयन। समझ में आया? त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाता है। तो उत, धन, लाश, आधा टूटी हुई वर्ण उल्लास। समझ में आया? और त के बाद यदि श हो तो च का श हो जाता है। ये हमारा कौन सा स है? ये हमारा शक्कर का श है। तो उत, धन, श्वास, उच्छ्वास। समझ में आया? म संबंधी नियम क्या बताता है? यदि म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो सम, धन, योग, संयोग। और यदि माँ के बाद माँ आता है तो माँ का द्वित हो जाता है। मतलब माँ के बाद अगर माँ आता है तो आधा माँ जुड़ जाता है दूसरे माँ से। जैसे उदाहरण है सम, धन, मति, सम्मति। समझ में आया? उसके बाद न क ड़ में परिवर्तन। यदि ऋषि करी र या श के बाद ना आता है तो ना क ड़ हो जाता है। उदाहरण, परि, धन, नाम, परिणाम। आपको नियम को ध्यान में रखते हुए चलना है। और देखिए, छ संबंधी नियम क्या बोलता है? यदि किसी स्वर के बाद छ आता है, यदि कोई स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च जुड़ता जाता है। जो हमारा छ है उससे पहले क्या जुड़ जाता है? छ जुड़ जाता है। तो अनु, अनु, नु एक नॉर्मल हो गया। उसके बाद छेद, अनु प्लस छेद हमारा हो गया अनुच्छेद। इसमें च हमारा जुड़ गया। इसके उदाहरण है वाक, धनिस, वागीश, षष्ठ धन, आनंद, षडानंद, उत धन, योग, उद्योग, जगत धनिस, जगदीश। अब हमारा तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि को हम समझते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें इसके नियम को समझते हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, जब हमारा विसर्ग हो, जब हमारा कोई शब्द हो तो उसमें अगर ओ में परिवर्तन होता है तो हम क्या ऐसा शब्द होगा जिसको हम पहचान पाएंगे कि वो ये संधि है। समझ में आया? तो इसको देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग में ओ में परिवर्तन हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए,
उदाहरण में दिया है हमका हमारा उदाहरण मनः धन रथ हमारा होगा मनोरथ। ये क्वेश्चन हमारा आया था 12th के बोर्ड में। इसमें पूछा था मनोरंजन का संधि विच्छेद करें। तो मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे ये मनोरथ है, मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ हमारा क्या हो गया? मनोरथ। वैसे मनोरंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन। समझ में आया? तो ये कौन सा संधि के अंतर्गत आता? ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता। विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग क्या में परिवर्तन हो जाता है? र में परिवर्तन हो जाता है। इसको समझते हैं। जैसे निर्गुण, निर्गुण के संधि विच्छेद हमको करना है। निर्गुण तो हमारा इसमें नियम क्या बोलता है? यदि य, र, ल, व, ह हो और विसर्ग बोला हो तो हमारा क्या जोड़ना है? र जोड़ना है। तो निर्गुण का होगा निह धन गुण, निर्गुण। विसर्ग में श में परिवर्तन। श शक्कर का स, एक होता है श षटकोण का श और एक होता है स समकोण का स। समझ में आया? तो पहला देखते हैं हम लोग शक्कर का श। तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो तो विसर्ग श में परिवर्तन हो जाता है। आप उच्चारण सही करेंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें उदाहरण दिया है निश्चल, निश्चल। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? निह धन चल। विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले इ या उ हो तो क, ख, ट, ठ, प या फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण निह धन कपट, निष्कपट। क्या में परिवर्तन हो जा रहा है? श में परिवर्तन हो जा रहा है। तो निह धन कपट, निष्कपट। विसर्ग में स में परिवर्तन। स समकोण का स हो गया, इसमें परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में त या थ हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण हमारा बोलता है नमः धन्ते नमस्ते। समझ में आया सभी आपको? इसमें जो स है वो आधा हो जाता है। आप सभी इसमें देख रहे हैं हमेशा जो विसर्ग के बाद लग रहा है वो भी आधा लग रहा है। श निष्कपट है ना, श निश्चल और ये विसर्ग में श में नमस्ते। समझ में आया? अब विसर्ग का लोप, लोप मतलब होता है एक क्षय या उसको विच्छेद करने वाला, उसको अलग करने वाले को हम लोग लोप कहेंगे। तो उसमें यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ हो तो विसर्ग का विच्छेद हो जाता है। इसमें समझते हैं अतएव, अतएव, अतएव का हमको संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? अतः धन एव हमारा अतएव। इसके होगा ये देखिए विसर्ग संधि को कुछ और उदाहरण निह धन धन निर्धन, दुह धन जन दुर्धन दुर्जन, निह धन रोग निरोग, प्रातः धन काल प्रातः काल। समझ में आया? अब हमारा संधि का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। तो संधि खत्म हो जाने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है उपसर्ग। तो हम उपसर्ग को देखेंगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग को हम समझेंगे। उपसर्ग हमारा कहलाता है कोई एक शब्द से पहले, कोई हमारा एक शब्द है उसके पहले कोई एक छोटा सा एक और शब्द आ जाता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, उसकी जो विशेषता बताती है, उसको हम उपसर्ग के अंतर्गत कहते हैं। इसमें हमारा उपसर्ग, उपसर्ग का परिभाषा हम देखते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये एक छोटा रूप होता है, इसका कोई एक अर्थ नहीं होता, लेकिन
कोई एक शब्द के आगे अगर लग जाए तो उसकी एक विशेषता बन जाती है, उसकी उसके शब्दों में, उसके जो अर्थों में एक परिवर्तन आ जाती है। तो जब वे किसी शब्द से साथ जुड़ते हैं तो एक शब्द अर्थ में बदल जाता है। समझ में आया? और देखते हैं हम उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में उपसर्ग को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होगा संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। तो हम तीनों को समझते हैं। पहला होता है हमारा संस्कृत उपसर्ग। क्या होता है? संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 है। ये उपसर्ग क्रियाओं और संज्ञाओं के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे प्र प्र शब्द है, प्रवर्ण है। चलो, प्र से आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। लेकिन जैसे प्र प्लस हार, प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, किसी पे वार करना। समझ में आया? जैसे प्रगति, प्रगति मतलब विकास। प्रबल, प्रबल मतलब शक्ति। और एक परावर्ड, ये हमारा हुआ प्र, ये उपसर्ग के अंतर्गत आएगा संस्कृत उपसर्ग में। उसके बाद दूसरा है परा, पराधन जय, पराजय हमारी हार हो गई। पराधन क्रम, पराक्रम, शौर्य। पराधन वर्तन, परावर्तन वापस लौटना। समझ में आया? परावर्तन हुआ। अब हमारा है अप। अप कोई अर्थ है? नहीं। लेकिन ये अगर किसी एक शब्द के आगे जुड़ जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है उसको समझते हैं। अप धन मान, अपमान। अपमान मतलब तिरस्कार करना, उसका अपमान करना। समझ में आया? अपधनवाद हमारा होता है अपवाद। अपवाद मतलब निंदा। अपधनहरण, अपहरण, चुराना किसी चीज को, अपहरण करना। सम, तीसरा हमारा होता है सम। सम धन पूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा। सम धन मान, सम्मान मतलब आदर। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब कोई एक शब्द के आगे जुड़ना और उसका एक अलग उनके अर्थ में परिवर्तन लाना। तो ये देखिए चौथा हमारा अनु। अनुधन मान, अनुमान। अनुधन शासन, अनुशासन। अनुधन करण, अनुकरण। उसके बाद हमारा हुआ अवधन गुण, अवगुण। अवधन तरण, अवतरण। हमारा और हुआ नीचे निश। निश धन तेज, निस्तेज। निधन संदेश, निसंदेश। और निष्धन फल, निष्फल मतलब व्यर्थ। और हमारा हुआ नीर। निर्धन भय, निर्भय। निर्धन मल, निर्मल। हमारा अगला हुआ दुष। दुष्धन साहस, दुस्साहस। दुष्धन कर, दुष्कर। दुष्धन चरित्र, दुष्चरित्र। उसके बाद हमारा अगला हुआ दूर। दूरधन जन, दुर्जन। दूरधन गम, दुर्गम। दूरधन बल, दुर्बल। ये हमारे शब्द क्या हुए? ये हमारे उपसर्ग हैं। कौन से उपसर्ग? संस्कृत उपसर्ग। वी का देखते हैं। वी धन शेष, विशेष। वी धन देश, विदेश। वी धन योग, वियोग। आ का देखते हैं। अ प्लस जीवन, आजीवन। आ धन मरण, आमरण। आ धन दान, आदान। अगला हुआ हमारा नी। नी धन डर, निडर। निधन वास, निवास। निधन रोग, निरोग। जैसे ये सब हमारे उपसर्ग हैं। आप देख सकते हैं इसको, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ये सभी हमारे उपसर्ग हैं। जैसे अधि, अधि हमारा उपसर्ग हुआ। अपि हमारा उपसर्ग हुआ। ये हमारे संस्कृत उपसर्ग है, याद रखिएगा। सु हमारा उपसर्ग हुआ। उत, उत, उद हमारा उपसर्ग। अभि उपसर्ग। प्रति उपसर्ग। परि उपसर्ग। परि और उप हमारे क्या, कौन से उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या क्या होते हैं। हिंदी उपसर्ग में वे शब्दांश जो हिंदी भाषा को अपने और शब्दों से पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, ये उपसर्ग संस्कृत और विदेशी उपसर्ग से भिन्न होते हैं। हिंदी भाषा में आमचाल बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं कौन इसके उदाहरण।
हिंदी उपसर्ग के। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, इसमें आएगा अ, धन छूता, अछूता जिसे छुआ ना गया हो। धन थाय, अथाय मतलब जिसकी गहराई ना हो। धन जान, अनजान जिसे आज्ञा ना हो। ये गलत है, क्योंकि अधनजान अनजान मतलब होता है किसी से आप अनजान हो, वो होगा ये। इसको ध्यान मत रखिएगा, ये हमारा गलत हुआ हो रहा है, जिसे ज्ञान ना हो वो गलत है। तो अधनजान हमारा होगा अनजान। अधन मरण अमर, अधनमर अमर जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं हम? अमर। अगला हुआ हमारा हिंदी उपसर्ग में अन। तो अन धन बन, अनबन मतलब मनमुटाव, अनमन हो गया उसके साथ, बोलते हैं ना आमचल की भाषा में। अन धन देखा, अनदेखा जिसे देखा ना गया हो, अनदेखा करना, ये भी होता है एक अर्थ। अन धन मोल, अनमोल जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य। अन धन पढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको बोलेंगे। ये हमारे हिंदी उपसर्ग हैं। जैसे और ये अन हुआ, अब ये अध हुआ। अध को देखिए, आप अपने नोटबुक में नोट करें, इसको समझिए। और हमारा अगला हुआ उन। उन मतलब होता है एक कम। उन धन 30, 29, 30 से पहले 29। उन धन 40, 49, 50 से पहले 49, 59, 69। और अगला है हमारा हौ, जिसका अर्थ होता है हीनता या निषेध करना। तो अ धन गुण, अवगुण मतलब बुराई होगा। अ धन घट, अघट मतलब कठिन रास्ता होगा। अ धन सर, अवसर मतलब मौका होगा। इसमें अगला हमारा हिंदी उपसर्ग में कु हो जाएगा। आप देखिए अच्छे से, कु प्लस रूप, कुरूप मतलब बदसूरत। और दु बुरा, दु मतलब बुरा काम करना। और दु धन काल, दुकाल। दु धन बला, दुबला मतलब कमजोर। दु धन सह, दुस्सह मतलब कठिन। अगला हमारा नी होगा और पर होगा। तो आप सभी इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग, इसका क्वेश्चन आता ही है। इसको आप देखिए। अब हमारा अगला है भर। भर मतलब पूरा, भरपेट, भरपूर। भरसक प्रयास करना, यथासंभव। भरसक मतलब जितनी शक्ति है उतना प्रयास करना। उसके बाद भरमार। उसके बाद हो गया हमारा अगला है बिना। बिन धन ब्याह, बिन ब्याह जिसका शादी ना हुआ हो। बिन धन देखा, बिन देखा जिसे देखा ना गया हो। इन सबको देखिए। उसके बाद स, ये हमारे हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया आप सभी को? स धन फल, सफल। स धन चेत, सचेत मतलब सावधान होना। और सुधन घर, सुघर अच्छे घर वाला। अब हमारा लास्ट टॉपिक है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या होता है? विदेशी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी से हिंदी में आए हैं और शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। ये उपसर्ग हिंदी भाषा में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं और भाषा की विविधता लाते हैं। जैसे इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो विदेशी उपसर्ग में उर्दू, फारसी जैसे शब्द होते हैं। इसमें पहला है कम। कम धनजोर, कमजोर। कम अकल, कम उम्र, कम खर्च। दूसरा है खुश, खुशबू, खुशहाल, खुशकीमत, खुशकिस्मत और खुशदिल। और हमारा है गैर। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जानकारी, गैर सरकारी, ये भी होगा। गैर जिम्मेदार, ये भी होगा। और हमारा है बद। बद मतलब बदनाम, बद धन नाम, बदनाम। ये हमारे क्या है? ये हमारे शब्द हैं जिसके आगे क्या लग रहे हैं? जिसके आगे लग रहे हैं उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? ये हमारे विदेशी उपसर्ग में आएंगे। बे का बेईमान, बेरहम, बेहोश और बेवक्त, ये सब देखे हैं। और जैसे ला, ला को देखें।
ये हमारे कौन से उपसर्ग है? विदेशी उपसर्ग। लाधन जवाब, लाजवाब, उत्कृष्ट। लाधन पता, लापता मतलब गायब। लाधन इलाज, लाइलाज मतलब असाध्य, जिसका कोई इलाज ही ना हो। लापरवाह मतलब ध्यान न देने वाला किसी चीज में, हो सकता है। और विदेशी, विदेशी उपसर्ग में हम, आया। ठीक है। अब देखिए हमारा इसके अंतर्गत क्या आया? अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग को हम समझते हैं। जैसे सब, सब मतलब क्या होता है? सब मतलब होता है उप अधीन। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमिटी, सब जज, सब वे मतलब सब वे। उसके बाद हेड, समझ में आया? उसके बाद हेड, हेड ये हमारे कौन से शब्द है? ये हमारे अंग्रेजी शब्द है, जिसका हम लोग क्या में प्रयोग कर रहे हैं? उपसर्ग के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड लाइन। वाइस, वाइस का देखते हैं। वाइस धन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। अब हमारा अरबी उपसर्ग के अंतर्गत आएगा अल। अल धन कायदा, अल कायदा। अल धन सुबह, अल सुबह। तो हमारा संधि और उपसर्ग यही समाप्त हुए। अब हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक है प्रत्यय। तो हम प्रत्यय को अब समझेंगे। तो चलिए हम प्रत्यय को समझते हैं। तो प्रत्यय हमारा क्या होता है? मैं एक छोटा इसका अर्थ बता देता हूँ। जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे शब्द से पहले जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका जो शब्द है उसमें क्या होता है? नया परिवर्तन आ जाता है। तो प्रत्ययों के हम आज प्रकार देखेंगे। हिंदी में प्रत्ययों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला होता है कृत्य प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये प्रत्यय किसी धातु शब्द के अंत में जोड़ते हैं जो एक संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ते हैं और नए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द बनाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे कृत प्रत्यय का हम देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आएगा अक, अन, आ। ठीक है। तो ये हमारे किसके अंत में जुड़ते हैं? हमारे जो शब्द होते हैं उसके अंत में जुड़ते हैं। जैसे पाठ धन अक, पाठक। अक से कुछ आप समझ रहे हैं, इसका कोई एक अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये पाठ के साथ अगर जुड़ गया तो क्या हुआ? पाठक। पाठक किसे कहते हैं? जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, उसको पाठक बोलते हैं। लेखक, लेखक लिखने वाला को लेखक हम बोलेंगे। लेख धन अक, लेखक। पाल धन अक, पालक। ठीक है। अन का देखेंगे, पठ धन अन, पठन मतलब पढ़ना। गम धन अन, गमन मतलब जाना। रट धन अन, रटन मतलब रटना, किसी चीज को रटना। समझ में आया? आ का देखते हैं, लिख धन आ, लिखा। पठ धन आ, पढ़ा। सीख धन आ, सीखा। ई को देखेंगे, हंस, ई हंसी। बोल, ई बोली। लिख, ई लिखी। ये हमारे प्रत्यय हैं। हमारे प्रत्यय हंस, बोल, लिखी ये सब नहीं है, हमारे प्रत्यय है ई, ई, आ, अन। समझ में आया? तो हमारा अगला है ता। लिख धनता, लिखता। चल धनता, चलता। सुन धनता, सुनता। नाका, पढ़ना, लिखना, सोना, सोना। तद्धित प्रत्यय। अब हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। हमारा पहला था क्या था? कृत प्रत्यय। और हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसमें होता है आपन, अपना धन आपन, अपनापन। ये जोड़ता है। जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो जोड़ते हैं पहले शब्द को दूसरे शब्द से। अपना धन आपन, अपनापन। बच्चा धन आपन, बचपन। ई का देखेंगे, बंगाली।
दिल्ली, भारती, या का देखेंगे डिब्या, लुटधन या लुटिया, चूहाधन या चूहिया, ता का देखेंगे सुंदरता, मानवधनता, मानवता, मित्रधनता, मित्रता। क्लियर। वान का देखेंगे वान धन धन धनवान, धन धनवान, धनवान, गुण धनवान, गुणवान, रूप धनवान, रूपवान मतलब सुंदर, वाला, वाला, दूध, इसका अलग मीनिंग हुआ वाला, दूध वाला, इसका क्या हो गया दूध वाला, जो दूध बेचता है उसको दूध वाला। फल धन वाला, फल वाला, गाड़ी धन वाला, गाड़ी वाला। तो हमारा प्रत्यय भी, प्रत्यय का टॉपिक भी खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अपने दोस्तों को जो किसी चीज का तैयारी कर रहे हो उसके पास ये वीडियो को भेजें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।